वेल तो स्टूडेंट्स 11th क्लास के अकाउंट्स के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे और सेकंड चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई अभी तक आप लोगों ने 10th तक साइंस के बारे में पढ़ा है, क्या होता है, साइंस के वर्ड्स पढ़े हैं कैसे होते हैं, ठीक है। आर्ट्स के अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं वो आप पढ़ चुके हो एसएसटी वगैरह के अंदर, लेकिन कॉमर्स के अंदर अकाउंट्स में कैसे वर्ड यूज होंगे, कैसी उसकी लैंग्वेज है, वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए आपको अकाउंट्स को पढ़ने के लिए पहले उसकी लैंग्वेज, उसके वर्ड सीखने पड़ेंगे कि भाई क्या मीनिंग होता है, कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, क्योंकि हो सकता है नॉर्मल लाइफ में उस वर्ड का अलग मीनिंग हो और अकाउंट्स की लाइफ में उसका बिल्कुल अलग ही मीनिंग हो, ठीक है। पहले वर्ड से शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको एक हिंट दे देता हूं, अगर आपने इससे पहले वाले फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट कीजिए या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखिए, उसके बाद इस सेकंड चैप्टर को एंजॉय कीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स है, तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक टर्म्स उठाऊंगा। तो इसमें सबसे पहली बेसिक टर्म है कैपिटल। ओके, क्या है? कैपिटल। कैपिटल मींस क्या होता है? अगर एक नॉर्मल बंदे से आप पूछते हो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, तो बोले कौन सी स्टेट की कैपिटल बतानी है भाई, ये पूछेगा आपसे, है ना। लेकिन अकाउंट्स में कैपिटल मींस क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। जब कोई भी बिजनेस का मालिक जैसे कि ओनर अपने बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ चेक और इन फॉर्म ऑफ काइंड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक है। जैसे कि मान लो भाई मैं इस इंस्टीट्यूट का ओनर हूं, इस इंस्टीट्यूट को स्टेबलाइज करने के लिए मुझे 2 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने क्या करा, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से निकाल के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई? कैपिटल हो गई। क्लियर हो गया? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया, तो वेरी गुड। ओके, अब मुझे क्या था कि भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक टेबल की रिक्वायरमेंट थी, तो मार्केट में पूछने गया तो भाई उसने बोला, किसी ने बोला 12,000 की, किसी ने बोला 15,000 की। मैंने बोला देखो नया नया बिजनेस स्टार्ट करा है, इतना मोटा स्टार्टिंग में खर्चा नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने घर में चेक किया, एक टेबल वेस्ट पड़ी थी, ठीक है। उस टेबल को उठा के बिजनेस के अंदर लेके आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया ये? पहली बात तो मैं कौन हूं? ओनर हूं। सामान इन्वेस्ट कर दिया किसने? ओनर ने। तो क्या हो गई? कैपिटल। यानी कि ओनर अगर कोई सामान भी बिजनेस में लेके आता है तो वो भी क्या होगी? उसकी कैपिटल। यानी कुल मिला के इतनी सी बात है, अगर ओनर कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वेदर इट इज ए कैश, वेदर इट इज ए बैंक, वेदर इट इज ए गुड्स, बोले तो काइंड, ओके, इट इज ए कैपिटल। क्या होगी? हमारी कैपिटल। चलो सर ये वाली बात तो क्लियर हो गई। तो सेकंड वर्ड देखते हैं। सेकंड वर्ड हमारे टेक्निकल क्या है? ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स क्या होती है भाई? ड्राइंग बड़ा सिंपल सा फंडा होता है। जब ओनर बिजनेस में से कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं हम? जल्दी से बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसे? हम ड्राइंग बोलते हैं। ओके, कम ऑन ध्यान से सुनो। जब ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से या तो कुछ पैसा निकाल लेता है या फिर कोई सामान निकाल लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो यहाँ पे कीवर्ड हुए नंबर 1 ओनर विड्रॉ करेगा, सेकंड किस काम के लिए? पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे? कैपिटल। चलो भाई, जैसे कि मान लो मुझे अपने बेटे की स्कूल की फीस पे करने के लिए 10,000 रुपीज चाहिए थे, मैंने घर में देखा पैसे नहीं है, पर्स निकाला पैसे नहीं है, तो मैंने लेकिन अपने बिजनेस का ड्रॉर खोला, ओ पैसे पड़े हैं। तो भाई अगर मैं अपने बिजनेस में से 10,000 रुपीज निकाल के अपने बेटे की, बोले तो पर्सनल एक्सपेंस है मेरा, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस के लिए मुझे कोई रॉ मटेरियल नहीं खरीदना, अपने बेटे की स्कूल की फीस पे करने जा रहा हूं, तो क्या हो गया? देखो पहली बात तो बिजनेस से निकाला, नंबर 2 पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो क्या बन गई ये? सर ड्राइंग बन गई। तो क्या बात है, वेरी वेरी गुड, समझदार हो गए आप लोग तो। ओके, इसी बात पे अगर मैं सेकंड एक और टाइप के एग्जांपल की बात करूं, भाई मान लो मेरा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, जैसे कि टीवी का बिजनेस है मेरा, है ना, टीवी सेल करता हूं मैं, ठीक है। तो एक मेरे फ्रेंड का मैरिज फंक्शन था, ठीक है।
अब मुझे ऑन द स्पॉट भूल गया था भाई फंक्शन था, तो तभी मुझे इंस्टेंटली एकदम से याद आया कि अरे भाई मेरे दोस्त का मैरिज फंक्शन है, अब क्या गिफ्ट दूं क्या गिफ्ट करूं, बहुत पर्सनल दोस्त है मेरा, तो यार मैं तो कुछ गिफ्ट भी लेके आया, अच्छा महंगा सा गिफ्ट देना है। तो मेरे मन में एक आइडिया है, क्यों ना अपनी दुकान में से टीवी उठाता हूं, अपने दोस्त को एज ए गिफ्ट दे देता हूं। ओके चलो सर ठीक है। तो भाई जब मैंने अपने बिजनेस में से टीवी निकाला, ठीक है, और अपने पर्सनल रिलेशन को सेटिस्फाई किया, पर्सनल रिलेशन क्या था, जो मेरे दोस्त की मैरिज थी, शादी थी, उसमें उठा के गिफ्ट दे दिया, बिजनेस में से निकाला, ठीक है, पर्सनल यूज को सेटिस्फाई किया, ठीक है, तो क्या बन गई ये ड्राइंग। यानी कि जब भी ओनर बिजनेस में से कुछ भी निकालेगा उसे हम क्या बोल देंगे, हम जल्दी मुझे बताओ क्या बोलेंगे, ड्राइंग। चलो सर ये वाला पॉइंट भी एकदम क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या हमारे पास, लायबिलिटीज। कम ऑन, क्या सुना आपने, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होती है, क्या लिखा हुआ है, लायबिलिटी मींस अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, यानी कि ऐसा पैसा जो बिजनेस को पे ऑफ करना है, पे ऑफ करना है मतलब पेबल, पे देखो एक होता है पेड, एक होता है पेबल, यानी कि फ्यूचर में पे करना है। यानी कि अगर मान लो फ्यूचर में आपको किसी का पैसा चुकाना है, ठीक है, तो क्या होगी वो आपकी लायबिलिटी। यानी कि अगर हो सकता है आपने कई बार अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए होंगे, है ना, कि भाई यार मेरे को 1000 रुपए दे दे, मेरे को जरूरत है, कुछ इमरजेंसी है ना, लेकिन आपको पैसा फ्यूचर में वापस करना है, ठीक है, तो क्या होगी वो आपकी लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी मींस सिंपल वर्ड में टेंशन। क्या बोला मैंने, टेंशन। जो भी चीज आपको टेंशन दे रही है वो लायबिलिटी है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे बिजनेस के लिए, मैंने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया है मैंने, ठीक है, उस लोन को वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो क्या मुझे टेंशन है, हाँ टेंशन है, तो मेरी लायबिलिटी है, ठीक है। इस रूम का रेंट मुझे पे करना चाहिए, रेंट पे है अगर तो हाँ ठीक है, मान लिया हमने रेंट पे है, 1 तारीख को महीना होता है, आज 5 तारीख हो गई, 5 दिन हो गए पे नहीं करा, क्या मुझे पे करना चाहिए था 1 तारीख को, हाँ से पे करना चाहिए था, क्या मुझे टेंशन है, 5 दिन ऊपर हो गए, हाँ टेंशन है, तो उसी टेंशन का नाम क्या होता है, लायबिलिटी होता है, ठीक है। चलो सर हमें लायबिलिटी का मतलब क्लियर हो गया, ओके। तो अब यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है 2 टाइप की होती है, पहले बेसिक, ठीक है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बिजनेस है वो बिजनेस का ओनर है, जैसे कि मेरा इंस्टीट्यूट और मैं दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं ही इसका मालिक हूं, सब कुछ मेरा ही है, नहीं। अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिजनेस और बिजनेस के मालिक दोनों सेपरेट है। अगर बिजनेस ने ओनर को कुछ दिया है तो वो उससे वापस मांग सकता है, और ओनर ने बिजनेस को कुछ दिया है तो ओनर बिजनेस से वापस मांग सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है, जो ओनर की है, ठीक है, ओके। सेकंड एक्सटर्नल क्या होती है, जो ओनर से रिलेटेड नहीं है, किसी आउटसाइडर थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। जैसे मैंने कोई सामान उधार में परचेज कर लिया, ठीक है, मैंने मतलब बिजनेस ने, ठीक है, जैसे मेरे बिजनेस ने इस रूम का रेंट पे करना था, ठीक है, तो वो पे नहीं करा, तो सारी क्या है, हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ठीक है। यानी कि सिंपल सा फंडा, टोटल लायबिलिटी में से ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट करा है उसको निकाल दो, तो सारी सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, और जो ओनर वाला जो कैपिटल है, कम ऑन, जो कैपिटल इन्वेस्ट करी थी ओनर ने, वो क्या है, हमारी इंटरनल लायबिलिटी है। सर तो क्लियर हो गया, क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है। तो आइए अब मेन डिवीजन करते हैं लायबिलिटी का। तो यहाँ पे लायबिलिटी को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कर दिया नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, और दूसरा कर दिया करंट लायबिलिटी। अब देखो नॉन करंट मतलब ऐसी कोई भी पेमेंट, ऐसी कोई भी लायबिलिटी, ऐसी कोई भी ड्यू विच इज पेड आफ्टर 12 मंथ, यानी कि कोई भी ऐसी उधार जो 12 महीने बाद चुकानी है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। सिंपल वर्ड्स में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मींस क्या होता है, कोई भी पेमेंट जो 12 मंथ के बाद करनी है मेरे को, ठीक है, जैसे हो सकता है मैंने कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन ले रखा हो, ठीक है,
हो सकता है मैंने कोई लॉन्ग टर्म के लिए डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं। अब बोले डिवेंचर्स क्या होते हैं, तो बिजनेस स्टडी में समझ में आ जाएगा, बाकी इसमें अभी 12th में आएगा आपके पास, तो अभी बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो डिवेंचर समझो एक तरीके से लोन के ही एक टाइप है। चलो भाई ठीक है सर, हम आप जैसा बोला वैसा मान लेते हैं, क्या बात है, बहुत समझदार, आप मेरे साथ बड़े अच्छे से कोऑपरेट करते हो। ओके, तो सेकंड है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी मींस ऐसी कोई भी ड्यू, ऐसी कोई भी उधार जो 12 मंथ के अंदर अंदर पे करनी है। हो सकता है 2 दिन बाद पे करनी है, हो सकता है 6 महीने बाद पे करनी है, हो सकता है 11 महीने बाद पे करनी है, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर अगर कोई भी हमें उधार पे करनी है तो उसे बोलेंगे करंट लायबिलिटी। जैसे शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन लिया है मैंने 6 महीने के लिए, हो सकता है, बिल्कुल है ना। तो ऐसे ही हो सकता, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले, क्या एग्जांपल दिया था, इस रूम का जो रेंट है 1 तारीख को ड्यू होता है, लेकिन आज 5 तारीख हो गई, मैंने अभी तक पे नहीं किया, है ना। तो ऐसे में जो 5 दिन का जो पीरियड है, जो 5 दिन की उधार है, वो कौन सी है? 5 दिन क्या 12 महीने से ज्यादा है? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, मजाक बहुत करते हो आप। मजाक नहीं कर रहा, समझाना पड़ रहा है मुझे। क्या ये 5 दिन 12 महीने से ज्यादा है? नहीं सर, छोटे हैं। तो बताओ ये 5 दिन वाली जो उधार है कौन सी लायबिलिटी है? सर करंट लायबिलिटी है। क्या बात है, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों का लायबिलिटी वाला फंडा भी एकदम क्लियर हो गया है। और आपने क्या सीख लिया हमसे कि लायबिलिटी कितने टाइप की होती है? करंट होती है, एक नॉन करंट होती है, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल जो ओनर ने पैसा लगाया है, एक्सटर्नल जो बिजनेस की रिलेशन है थर्ड पार्टी के साथ, हो सकता है किसी सप्लायर के साथ हो सकता है रूम अगर रेंट पे तो मकान मालिक के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ओके, और नॉन करंट लायबिलिटी जो 12 मंथ के बाद पे ऑफ करनी है, और करंट लायबिलिटी जो विद इन 12 मंथ पे ऑफ करनी होती है। और सिंपल वर्ड में देखें तो लायबिलिटी क्या होती है? टेंशन होती है। ओके, चलो भाई यहां तक हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बुक में क्या दे रखा है हमें बताने के लिए, एसेट्स। ठीक है, एसेट्स मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपको टेंशन फ्री कर रही है। कम रिपीट करेंगे मेरे साथ, कम रिपीट करो। ऐसी कोई भी चीज जो आपको टेंशन फ्री कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। ठीक है, मेरे यहां पे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है भाई, है ना, किसी को वापस नहीं करनी मुझे कि भाई वो ये तो है किसी को वापस करके आना है, नहीं। जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरा अधिकार है जिसके ऊपर, है ना, जो मुझे अर्निंग करने में हेल्प कर रहा है, वो सारी चीजें क्या होती है? हमारी एसेट्स होती है। बुक की लैंग्वेज में 2 सेकंड का काम है, जल्दी से गो थ्रू करते हैं। एसेट्स आर द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एनी एंटिटी एंड एंटरप्राइज, दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द बिजनेस। ओके, इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब ऐसा कोई भी रिसोर्स। मेरे इंस्टीट्यूट के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होगा? सोच के देखो, आप कोचिंग सेंटर सब लोग जाते होंगे, है ना, तो या फिर स्कूल जाते हो, एक ही बात मान लो, स्कूल ही आपका कोचिंग सेंटर ऐसा मान लो, तो उन स्कूल वालों के लिए, कोचिंग सेंटर वालों के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब पैसा कमाने का सोर्स क्या है? ये व्हाइट बोर्ड मुझे पैसा कमाने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है सर, लिख लिख के पढ़ा रहा है उसके ऊपर। जिस चेयर्स के ऊपर स्टूडेंट्स बैठते हैं, क्या वो इकोनॉमिक सोर्स है या नहीं है? हाँ, सोर्स है। इकोनॉमिक सोर्स मतलब वो कोई भी चीज जो मुझे अर्निंग करने में हेल्प कर रही है, जिसका फ्यूचर बेनिफिट है कुछ। ठीक है, इस बिल्डिंग का फ्यूचर बेनिफिट है या नहीं है? हर साल स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, इस टेबल का, जिस टेबल पे मैं पढ़ाता हूं सबको, तो क्या इसका फ्यूचर बेनिफिट है या नहीं है? बिल्कुल है ना। तो कोई भी ऐसी चीज, पहली बात तो ओन बाय द ओनर हमारी होनी चाहिए वो। ठीक है, नंबर 2 फ्यूचर बेनिफिट होना चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए उसकी। अगर ये कुछ बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वो हमारी एसेट्स है। ठीक है, चलो भाई, तो बेसिक टर्म में तो समझ में आ गया हमें एसेट्स क्या होती है। अब दोबारा से क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एसेट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स, नंबर 2 करंट एसेट्स, नंबर 3 फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और आप मेरी तरह इंटेलिजेंट हो जाओगे। अरे वाह, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स क्या होती है? इसे हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं फिक्स एसेट्स। क्या बोल सकते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स वो होती है जो मैंने सिंपल एसेट्स की डेफिनेशन दी। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई भी एसेट्स जो मुझे फ्यूचर अर्निंग करने में हेल्प करती है।
ठीक है, जिसको मैंने रीसेल पर्पस से नहीं रखा हुआ। क्या मैंने व्हाइट बोर्ड बेचने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे? नहीं सर, क्यों बेचेंगे? क्या आपके इंस्टीट्यूट वालों ने, स्कूल वालों के पास जो टेबल चेयर है, मतलब जिसमें टेबल फर्नीचर जिसमें बैठ के स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या उन्होंने सेल करने के लिए रखा हुआ उनको? नहीं सर, वो तो उनके काम की चीज है। वही चीज तो नॉन करंट एसेट्स होती है, उसी चीज को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, वो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगी। दो कीवर्ड याद रखो, फिक्स्ड एसेट मतलब हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली है और हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने वाली चीज है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स दो टाइप की होती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। कम ऑन, ध्यान सुनो, क्या बोला मैंने? एक टेंजिबल, दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल जिस भी चीज को आप टच कर सकते हो, ये बिल्डिंग है, आवाज आई? टच कर सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, तो क्या है ये आपके पास? टेंजिबल एसेट्स है। प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, सब क्या है? टेंजिबल एसेट्स, सबको टच कर सकते हो। ओके, सेकंड हुआ इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स बोले तो जिसको आप फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप अपने मोबाइल को टच कर सकते हो, लेकिन आपके जो मोबाइल के सॉफ्टवेयर है उसको टच कर सकते हो? नहीं। तो सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास? सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास? इनटेंजिबल एसेट्स। आप जैसे जिस भी पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर में आप पढ़ते हो, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो, तो आपके पेरेंट्स ने स्कूल का नाम सुना था, बड़ा फेमस स्कूल है, इसलिए उन्होंने आपको स्कूल में डाला, ठीक है। अगर आप स्कूल वालों से बोलो कि भाई हमने आपका नाम बहुत सुना, दिखाना कहाँ रखा हुआ नाम, दिखा सकते हैं आपको कि भाई ये हमारी रेपुटेशन बैठी हुई है यहाँ पे? कोई दिखा सकता है आपको? नहीं, है ना। यानी कि आप रेपुटेशन को फील कर सकते हो, भाई मेरी कितनी रेपुटेशन है ना। आपकी मार्केट में कितने लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसे आप फील कर सकते हो। ये देखो भाई, ये मेरी 2 किलो रिस्पेक्ट है, दिखा सकते हो आप? नहीं दिखा सकते, है ना। तो इसे बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। तो गुडविल भी फील कर सकते हैं। तो एक मैंने बताया सॉफ्टवेयर, एक मैंने बताया गुडविल। ऐसे पेटेंट हो सकते हैं, ऐसे कॉपीराइट हो सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है पेटेंट क्या होता है सर? काफी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। पेटेंट जैसे अभी देखो 4 दिन पहले बाबा रामदेव ने एक दवाई बनाई, कोरोनिल, है ना, ऐसे कुछ नाम से दवाई बनाई। वो बोल दिया कि भाई कोरोना ठीक हो जाएगा इससे, ठीक है भाई, मान लिया हमें ठीक हो जाता है। तो अब मान लो आप भी कुछ आयुर्वेदिक दवाई बनाते हो और बाबा रामदेव भी आयुर्वेदिक दवाई बनाता है। अब बाबा रामदेव की आयुर्वेदिक दवाई की एक पैकेट आपने खरीदा और आपने देखा भी अच्छा ये डाला, ये डाला, ये डाला, उसके इंग्रेडिएंट पढ़े आपने, और आपने भी वैसी गोलियां बना के बेचनी शुरू कर दी, ठीक है। यानी कि बाबा रामदेव ने 10 साइंटिस्ट लगा के अपनी दवाई बनाई और आपने 10 मिनट में चोरी कर ली। वाह, आप तो बराबर कमा रहे हो। तो बाबा रामदेव पागल थोड़ी है, उसने क्या करा? अपनी दवाई का पेटेंट करा लिया। यानी कि आने वाले 10 साल तक इस दवाई को कोई नहीं बना सकता जब तक कि बाबा रामदेव परमिशन ना दे। उसे क्या बोलते हैं? पेटेंट। वो पेटेंट एक पेपर की फॉर्म में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? वो भी क्या हमारी इनटेंजिबल एसेट्स है। उम्मीद करता हूं काफी हद तक क्या 100% क्लियर हो गया होगा आपके पास, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? एसेट्स पढ़ी। एसेट्स के अंदर पढ़ा नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स के 2 पार्ट पढ़े, एक टेंजिबल एसेट्स होती है और एक इनटेंजिबल एसेट्स होती है। चलो सर, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं करंट एसेट्स कौन सी होती है। ऐसी कोई भी एसेट्स जो विद इन 12 मंथ के अंदर या फिर 1 ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। जैसे कि मेरा टीवी का बिजनेस है, टीवी क्यों रखे हुए मैंने दुकान के अंदर? बेचने के लिए रखे हैं ना। हाँ सर, तो वो जो स्टॉक है मेरे पास, वो स्टॉक क्या है? करंट एसेट्स है, ठीक है। मैंने अपने किसी कस्टमर को सामान उधार पे बेचा। आप दुकानदार हो, मान लो, कितना टाइम को उधार दे दोगे? सर 2 दिन दे देंगे, 10 दिन दे देंगे, 20 दिन दे देंगे, 1 महीना दे देंगे, 2 महीना दे देंगे, 12 महीने से ज्यादा उधार दे दोगे आप? नहीं सर। तो जो आपने उधार में सामान बेचा है वो भी क्या है आपके पास? करंट एसेट्स का ही पार्ट है, ठीक है। ओके सर, ओके एग्जांपल, आपकी जेब में कैश पड़ा है? हाँ सर पड़ा हुआ है। चेक करो कितना पड़ा है? हाँ सर इतना पड़ा हुआ है। तो ये भी तो आपकी करंट एसेट्स है। ऐसे ही बिजनेस के पास जो कैश इन हैंड है वो क्या है? करंट एसेट्स है। क्योंकि मैंने बोला जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, जो खुद ही कैश है, वो तो एसेट्स होगा ही। बिजनेस के बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो भी करंट एसेट्स है, ठीक है।
क्लियर हो गया। जैसे इसके कुछ एग्जांपल देते बताता हूँ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बोले तो डेब्टर्स, डेटर बोलते हैं उन्हें, ठीक है। ऐसी कोई ड्यू विच इज रिसीव्ड इन 12 मंथ, जैसे कि आउटस्टैंडिंग ऑफ एनी इनकम, जिसे हम सिंपल वर्ड में अकाउंटिंग की टर्म में बोलते हैं एक्रूड ऑफ एनी इनकम। बिजनेस में जो स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक, ठीक है, हमने किसी को पैसा उधार दिया है कुछ दिन के लिए, उधार दिया है, लिया नहीं है, ठीक है। एडवांस प्रोवाइडेड टू एनी कस्टमर, किसी कस्टमर को आपने एडवांस प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होती है, आपकी करंट एसेट्स होती है। और थर्ड मैंने बताई फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स ना तो करंट एसेट्स होती है ना नॉन करंट एसेट्स होती है। तो कौन सी एसेट्स होती है, इसको समझने के लिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वही सफिशिएंट रहेगा। एनी एक्सपेंडिचर विच इज रिटर्न ऑफ मोर देन 12 मंथ, यानी कि ऐसा कोई भी खर्चा जिसको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में आप राइट ऑफ कर सकते हो, प्लस उसके बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में मिलते हैं, जैसे कि हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। कई बार आपने देखा होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कोई भी चीज जब लॉन्च होती है तो किसी भी फिल्म स्टार को बुलाते हैं, उसे कुछ करोड़ रुपए देते हैं और अपने सामान की एडवर्टाइज करा देते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ सलमान खान हवा में उछलते हुए थम्स अप की बोतल पकड़ा और वहां जाकर लोगों ने लाइन लगा दी। वो एक बार ऐड देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, 4 बार, 10 बार, 20 उसको माइंड में दिमाग में हो कुछ भी तूफानी करने से पहले थम्स अप पीनी चाहिए। तो आप भी जिस दिन घूमने जाओगे थम्स अप को भाई थम्स अप देना भाई, आज कुछ तूफानी कर दे, है ना। तो ऐसी इसी तरीके से डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, जब भी डर से पहले करा माउंटेन ड्यू की बोतल पी लेते हैं, है ना। अब वो बात कहने की बात अलग है, फालतू की बकवास करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपने जब जो एडवर्टाइजमेंट करी है उसके रिजल्ट लंबे टाइम तक मिलते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके के एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। यही चीज दोबारा से एक्सपेंडिचर जब आपको समझाऊंगा तो वहां पे आने वाली है, तो बड़े ध्यान से आपको समझना है इस चीज को, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा एसेट्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। रिसिप्ट क्या है, रिसिप्ट, रिसिप्ट तो बड़े सिंपल है। रिसिप्ट मतलब कहीं से भी आपको कुछ पैसा रिसीव्ड हो जाना, दैट इज कॉल्ड मिल जाए, और रिसीवेबल। ओके, रिसीव्ड और रिसीवेबल। एक तो रिसीव होता है मतलब ऑन द स्पॉट मिल गया पैसा, ठीक है। देखो रिसिप्ट से पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, रिसिप्ट जो ऑन द स्पॉट मिल गया। रिसीवेबल आपने सामान बेच दिया, उसने बोला कि 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो वो भी क्या होती है, रिसिप्ट होती है। तो रिसिप्ट के 2 पार्ट है, एक रिवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। कम ऑन, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट, दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट। अगर मैं बोलता हूं रिवेन्यू रिसिप्ट, तो रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट होती है जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे होते हो। जैसे कि मान लो मैं स्टेशनरी प्रोडक्ट्स का डीलर हूं, तो जितना भी पैसा मैं स्टेशनरी बेच कर कमाऊंगा वो क्या है, मेरा रिवेन्यू रिसिप्ट है। अगर मान लो मैं एक टीवी या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का डीलर हूं, तो जब भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बेचूंगा वो सारे के सारे क्या होंगे, मेरी रिवेन्यू रिसिप्ट के पार्ट होंगे, क्योंकि उनको बेच के पैसा कमा रहा हूं, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है मेरा, ठीक है। तो सर क्या बोलते हैं हम, रिवेन्यू रिसिप्ट। वहीं सर कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, जिस चीज का बिजनेस मैं नहीं करता, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड, क्या मैं व्हाइट बोर्ड बेचता हूं, मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है। सॉरी, एक और एग्जांपल देता हूं आपको पहले वाले की। रिवेन्यू रिसिप्ट मान लो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं कि मेरा काम ही पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट को पढ़ाया, फीस चार्ज करी, स्टूडेंट को पढ़ाया और फीस चार्ज करी, तो क्या हो गया मेरे पास, ये सर ये भी आपके पास क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, क्योंकि मेरा काम ही यही है। लेकिन एक बंदा आता है मेरे पास, कह रहा है सर व्हाइट बोर्ड बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ मैंने कहा चाहिए क्या, मैंने सर क्यों बोला चाहिए, क्या मैं बेचने का काम करता हूँ, नहीं मेरा मन था कि इसको बेच के एक नया बोर्ड लेना है मुझे। उसने बोला हाँ यार दे दो तो अच्छा रहेगा। मैं कहा ठीक है, कितने रुपए लगाओगे, उसने बोला 10,000 रुपए दे दूंगा इसके। मैं कहा ठीक है, तो उसने 10,000 रुपए मुझे दिए, मैंने अपना बोर्ड उसको दे दिया, ठीक है। यानी कि जब मैं कोई अपनी फिक्स्ड एसेट्स, अपने कोई नॉन करंट एसेट्स बेचता हूं, उससे जो मुझे पैसा मिलता है उसे बोलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट। एक बंदा आता है कि सर ये टेबल बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने कहा हाँ अच्छा लग रहा है, कह रहा सर दे दो मुझे जरूरत है अपने घर में, मैं गया पढ़ाता हूँ मैं तो इसके ऊपर, कह सर आप नया ले लेना ना, सिर्फ 4-5 साल हो गए। मैंने कहा अच्छा सही बात बोल रहा है यार, तो मैंने कहा ठीक है, तो तुम्हें कितने रुपए दोगे, उसने बताया इतने रुपए दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है भाई ले जा। यानी कि जब मैं कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचकर पैसा कमाऊंगा तो उसे क्या बोलेंगे हम,
कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि मैं बिजनेस नहीं करता ये चीज बेचने का, वो तो बाय डिफॉल्ट बंदा आया, मेरे भी मन में था कि बेच देता हूँ इस चीज को, तो हम ऐसा पैसा कमा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया रिसिप्ट वाला कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे कॉन्सेप्ट। ओके, चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। कम ऑन, एक्सपेंडिचर सिंपल सी बात है, कोई भी खर्चा वो क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर के भी 3 पार्ट है। बच्चों ने बोला सर मैंने बोला हाँ सब क्या है, हर चीज है, किसी के 2 पार्ट है, किसी के 3 पार्ट है, बहुत गहराई है इसके अंदर। हाँ, हर चीज को आपको गहराई से समझना है, बिल्कुल नई एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो तो थोड़ी सी डीप स्टडी तो करनी ही पड़ेगी हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। चलो सर बिल्कुल ठीक बात बोल रही हो, हम आपके साथ साथ पढ़ते चलते हैं। तो आइए भाई, तो एक्सपेंडिचर के 3 पार्ट है। नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर 3 डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले की बात करता हूं मैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो मैंने स्पेंड करा है फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए। जैसे अपने इंस्टीट्यूट के लिए मैंने एक नया व्हाइट बोर्ड खरीद लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए एसी लगवा लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर लकड़ी की अलमारी बनवा दी मैंने, है ना, कबर्ड्स बनवा दी मैंने, तो वो भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है कि भाई मेरी वो खर्चा मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, ये देखूंगा। क्या मुझे उस खर्चे से एक्सपेंस से फ्यूचर बेनिफिट होने वाले हैं? ये 2 चीज मैं देखूंगा, ठीक है। अगर ये 2 चीज सेटिस्फाई कर रहा है वो चीज, तो क्या बोलता हूं उसे मैं, ये वाला खर्चा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेरे को अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक और ब्रांच ओपन करनी है, उसके लिए मैंने बिल्डिंग परचेज कर ली, तो क्या है वो सर? वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा मेरे लिए, ठीक है, तो वो भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। चलो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया, जल्दी से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दो। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसको आपने स्पेंड करा, एंजॉय किया, स्पेंड करा, एंजॉय किया। जैसे कि इस रूम को मैंने रेंट पे ले रखा है, अगर मैंने इस रूम का 1 महीने का रेंट दिया है तो मुझे कितने महीने रखेगा बंदा? सर 1 ही महीने रखेगा, ज्यादा लंबे टाइम थोड़ी रखेगा, ठीक बात है। अगर मैंने अपने मोबाइल का रिचार्ज 3 महीने का कराया है, ठीक है, तो कितने महीने तक फोन चलेगा? सर 3 महीने चलेगा बस। क्या फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है मुझे? आने वाले 4, 5, 10, 20 साल तक बेनिफिट दे रहा है? नहीं दे रहा सर। यानी कि बस मैंने खर्च किया और एंजॉय किया, स्पेंड किया, एंजॉय किया, स्पेंड किया, एंजॉय किया, तो क्या बोलते हैं उसे हम? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने ऐसे एग्जांपल दिए, जैसे मैंने किसी को रेंट पे करा, किसी को सैलरी पे करी, किसी को कमीशन पे करा। ये सारे के सारे क्या है? छोटे छोटे खर्चे जो 1-1, 2-2 महीने के लिए होते हैं और 1-1, 2-2 महीने तक ही काम करेगा। आपने एक बंदे को 1 महीने की सैलरी दी, कितने टाइम तक काम करेगा आपके पास? सर 1 महीना ही काम करेगा। मैं बोलूं भाई 1 महीना और फ्री में कर दे, कह रहा चल, बोल के भग जाएगा, है ना। यानी कि जो छोटे छोटे एक्सपेंस, छोटे छोटे बेनिफिट देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो सर क्लियर हो गया। अगर देखो मैंने अपने स्टेशनरी का बिजनेस है, उसके लिए मैंने कुछ रॉ मटेरियल खरीद लिया, मेरे को कुछ रजिस्टर खरीद लिए, कुछ कैलकुलेटर खरीद लिए, कुछ पेन खरीद लिए, ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? जल्दी बताओ सोच के। जिसको पता है कमेंट में बताओ, और जिसने बता दिया आपको चेक करवाता हूं ठीक है या नहीं है। ये मेरा एक्सपेंस होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों सर? क्योंकि भाई मैंने क्यों खरीदे हैं? बेचने के लिए खरीदे हैं। अभी खर्च करा है, कुछ टाइम बाद एंजॉय करूंगा, पैसा उसको बेच के पैसा कमा लूंगा मैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने व्हाइट बोर्ड खरीदा है, ऐसा तो है नहीं कि आज खरीदा कल बेच दूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है सर क्लियर हो गया। यानी कि रीसेल पर्पस के लिए भी कोई चीज खरीदी है मैंने, तो भी वो मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलो भाई लास्ट थर्ड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। हमने पहले पढ़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर पढ़ा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब थर्ड है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा कोई भी खर्चा जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है लेकिन कोई एसेट्स क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया आपको, किसका? थम्स अप वाली एड का, सलमान खान उड़ता हुआ आता है, बोतल पकड़ता है, ये है ना, आज कुछ तूफान कर दे, है ना। तो यानी कि जब इसके लिए एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है। एनी एक्सपेंस विच इज रिटर्न ऑफ मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, इट इज कॉल्ड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि मान लो 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए उन्होंने, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? ऐसा मोटा एक्सपेंस जो इतने ह्यूज अमाउंट का है,
उसको आप क्या करो, 5 करोड़ रुपए की एक बार में माइनस मत करो, एक बार में मत बोलो जी एक्सपेंस है 5 करोड़ रुपए का। गवर्नमेंट ने क्या बोला, ऐसा करो उस 5 करोड़ को 5 सालों में 1 करोड़ रुपए करके माइनस कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो मैंने पूरे 5 करोड़ एक ही बार माइनस कर दिए, हो सकता है मेरा बिजनेस ही लॉस में चला जाए। भाई हो सकता है मैंने पहले साल कमाए मैंने 4 करोड़ रुपए, उसमें से मैंने 5 करोड़ का एक्सपेंस माइनस कर दिया, वे तो सिंपली बिजनेस है लॉस में चला गया मेरा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बहुत हैवी होता है कई बार, तो उसको अपने आप को लॉस में ना कन्वर्ट कर पाओ आप, इसलिए उसको स्पेंड तो कर लो, लेकिन पब्लिक को आप लॉस मत दिखाओ, पब्लिक को धीरे धीरे माइनस करके दिखाओ, ठीक है। तो यानी कि बस कुछ नहीं करना, आपको इतनी सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है कि भाई एनी एक्सपेंडिचर विच इज रिटर्न ऑफ मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है सर, क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कुछ टेक्निकल वर्ड्स कुछ मिल सकते हैं, हो सकता है आपका ऐसा समझ लो 80% ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब कुछ टर्म्स और है, जल्दी से देखते हैं। अब आपने नॉर्मल लाइफ में आपने प्रॉफिट वर्ड सुना होगा, है ना। अब यहाँ पे एक होता है प्रॉफिट, एक होता है गेन, ठीक है। मैं स्टेशनरी का बिजनेस करता हूँ, स्टेशनरी का, है ना। मैं 80 रुपीज का रजिस्टर लाता हूँ, 100 में सेल कर देता हूँ, 20 रुपए बचाता हूँ, इसे क्या बोलता हूँ, प्रॉफिट, ठीक है। मैं एनसीईआरटी की बुक लाता हूँ, 95 की लाता हूँ, 120 की बेचता हूँ, तो मुझे 25 रुपीज बच रहे, क्या है, मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मान लो एक ऐसा आइटम बेचता हूँ एक्सीडेंटली, जैसे कि मेरे स्टेशनरी का बिजनेस, एक बंदा आता है कि सर आपके पास एक काउंटर टेबल रखा हुआ है, मैंने कहा हाँ करा दे दो। मैंने अपने अकाउंट में लिखा कि मेरे पास काउंटर टेबल है 2000 रुपए का, मैं कितने का लेगा, मुझे भी बदलना है इसको, मेरे को भी नया चाहिए, ठीक है। तो बोला कि सर इसके मैं आपको 4000 रुपए दे दूं। मेरे को वाह, मेरी आंखें चमक गई। मेरे लिए जिस चीज की वैल्यू 2000 रुपए, उसकी 4000 रुपए देके जा रहा है बंदा, मुझे 2000 रुपए का फायदा होने वाला है, इसे हम बोलते हैं गेन। क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, मैं कोई फर्नीचर बेचता नहीं हूं, वो तो बाय चांस की बात है, बिक गया और मुझे फायदा हो गया, ठीक है। तो इसी बाय चांस को बिकने वाली चीज को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। और जो कैपिटल रिसिप्ट से बेनिफिट मिलता है उसको हम गेन बोलते हैं। क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया। तो इसी बात आपको प्रॉफिट भी क्लियर हो गया, गेन भी क्लियर हो गया। देखता हूं और कौन से इंपोर्टेंट वर्ड मिल सकता है आपको। यस, वेरी वेरी गुड, एक नया वर्ड मिला मुझे, परचेज। जब भी अपने बिजनेस के लिए मैं कोई भी रॉ मटेरियल, ठीक है, या फिर कोई भी सामान जो रीसेल पर्पस से लेता हूं, उसे हम के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल। अगर मैंने कोई सामान परचेज किया तो वो अच्छा नहीं निकला, डिफेक्टिव निकला, तो उसको वापस कर देंगे, तो सर क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का ही टेक्निकल नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। परचेज किस लिए वर्ड यूज करते हैं, मैंने बताया ना, मैं बिजनेस किस चीज का, स्टेशनरी का है, जो भी स्टेशनरी का आइटम खरीदूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने रजिस्टर खरीदे, मैंने क्या बोलते हैं दूसरा, वो क्या बोलूं, मैंने कोई बुक खरीदी, मैंने कैलकुलेटर खरीदे, मैंने पेन खरीदे, ऐसे नहीं बोलूंगा भाई। क्या बोलूंगा, परचेज 2 लाख रुपीज, परचेज 10,000 रुपीज, परचेज। क्योंकि रीसेल पर्पस के लिए, जो चीज रीसेल पर्पस के लिए लेते हैं उसका वर्ड यूज नहीं करते। मैं रजिस्टर यूज नहीं करूंगा वर्ड, मैं पेन वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, गुड्स परचेज करिए। क्या बोलूंगा, गुड्स परचेज करिए, मीन्स परचेज वर्ड लगाऊंगा उसके लिए मैं, ठीक है। हाँ सर क्लियर हो गया। और गुड्स भी उसी चीज को बोलते हैं जिसका हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब उसी बात पे, जो मैंने सामान खरीदा था रीसेल पर्पस के लिए, उसको मैं बेच रहा हूं, तो क्या बोल दूं, सेल्स बोल दूंगा। एक कस्टमर आपसे 5 रजिस्टर लेके गया, उसने बोला एक रजिस्टर के पीछे से फटा हुआ सर, ये वापस कर लो भाई दुकान पे आके। मैं अगर ठीक है भाई वापस कर दे, तो सर क्या बोल देंगे, बेचा हुआ सामान वापस आ गया, सेल्स रिटर्न। सेल्स जब हम गुड्स बेचेंगे, जिसका हम बिजनेस करते हो सामान बेचेंगे, तो क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे। वो सामान जब वापस आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट कुछ मिस्टेक है उसके अंदर, कोई डिफॉल्ट उस सामान के अंदर, तो हम क्या बोल देंगे, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इन वर्ड। ये टेक्निकल वर्ड याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है आपको एग्जाम में सेल्स रिटर्न ना पूछ के क्या बोल दे, रिटर्न इन वर्ड बता दो, तो आप ऐसा ना हो कंफ्यूज होकर बैठ जाओ। आपको हर कॉन्सेप्ट से क्लियर करना चाहिए वो, ठीक है। अगला क्या आपके पास, अगला टेक्निकल वर्ड है, वेरी वेरी गुड, स्टॉक। ओके, अब बिजनेस के अंदर स्टॉक 2 टाइप के होते हैं। पहले 2 टाइप होते हैं, फिर बताऊंगा 3 टाइप के भी होते हैं।
ठीक है। तो पहला क्या है, स्टॉक आपके पास एक ओपनिंग स्टॉक होता है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक होता है। कम ऑन, ध्यान से सुनो, एक ओपनिंग स्टॉक होता है और एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए दो टाइप के ईयर होते हैं, एक कैलेंडर ईयर होता है, एक अकाउंट्स वाले बच्चों के लिए फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, कैलेंडर ईयर आपको पता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। अकाउंटिंग ईयर बोले तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। जो भी सामान आपके पास आपकी दुकान के अंदर 1 अप्रैल को पड़ा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। 1 अप्रैल को जितना भी सामान आपकी दुकान में पड़ा हुआ है, आप बिजनेस किसी का भी करते हो, टीवी का करते हो, फर्नीचर का करते हो, स्टेशनरी गुड्स का करते हो, जिस भी चीज का करते हो, लेकिन 1 तारीख को जितना माल आपकी दुकान में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक। और 31 मार्च को जितना माल पड़ा हुआ, पूरा साल खत्म होने के बाद जो एंड में सामान पड़ा हुआ आपकी दुकान के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अरे सर बड़ा सिंपल है, क्लियर हो गया। 1 अप्रैल को साल के शुरुआत में पड़ा हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक, उस साल के एंड में पड़ा हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको इन्होंने फर्दर डिवीजन कर दी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, ओपनिंग स्टॉक 3 टाइप के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसके लिए मुझे एक एग्जांपल सोचना पड़ेगा, तो ऐसा कोई भी एग्जांपल जो प्रोसेस में होता है ना, जैसे कि रजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है। लो बड़ा अजीब एग्जांपल लेता हूं, अचार, पिकल, देखा ना बनता है, ठीक है। कंपनी वाले क्या करते हैं, मान लो मैंगो का पिकल डालते हैं, वो मैंगो का अचार बनाते हैं, टॉप्स वाले, ठीक है। वो क्या करते हैं, मार्केट से कच्ची ग्रीन मैंगो खरीदते हैं, वो कच्चे आम खरीदते हैं, ठीक है। उनको काटते हैं, मसाला लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको क्या करते हैं, एक कंटेनर में डाल देते हैं, उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद पक के तैयार हो जाता है, फिर मार्केट में बेचते हैं। 3 काम हुए, ग्रीन मैंगो खरीदना, उसकी प्रोसेसिंग करना और रेडी होने के बाद कस्टमर आने पे बेच देना। 3 काम होते हैं, ठीक है। साल के शुरुआत में जितने भी ग्रीन मैंगो पड़े हुए हमारे पास, वो क्या है, जल्दी मुझे बताएंगे क्या है वो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ग्रीन मैंगो पड़े, कुछ कराई नहीं हमने, उसका पड़े हुए एज इट इज, बस वो आइस क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए हमारे वो, ठीक है। ओके, सेकंड, कुछ ऐसे पिकल्स जिनको हमने काट दिया, मसाला लगा दिया है, कंटेनर में भी डाल दिया, लेकिन अभी पके नहीं है, तो सर क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए ऐसा 1 तारीख को ऐसा कितना सामान पड़ा हुआ है जो भी प्रोसेसिंग में चल रहा है, पूरा नहीं बना है, ना पूरा रॉ मटेरियल है, ना तो बिल्कुल कच्चा सामान है, ना वो बन के पूरा तैयार हो गया है, बीच के प्रोसेस में अटका हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नहीं बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये काम प्रोसेस में है। थर्ड, ऐसे कुछ पैकेट हो सकते हैं जो बन के बिल्कुल रेडी रखे हैं, कोई कस्टमर आएगा तो बेचेंगे, कोई कस्टमर आएगा तो वह बेचेंगे उसे, तो क्या बोलते हैं उसे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ऐसा सामान जो बिल्कुल रेडी रखा है, बस कस्टमर आएगा बेच देंगे, कस्टमर आएगा बेच देंगे, है ना, 1 तारीख को। तो यानी कि 3 टाइप के स्टॉक हो गए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, यही सामान अगर 31 मार्च को पड़ा होता, ठीक है, 31 दिसंबर को पड़ा होता, तो क्या बोलते हैं उसे हम, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। हाँ सर, क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम, इसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्काउंट। कम ऑन, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट भी 2 टाइप के होते हैं सर, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप करके परेशान कर दिया है। पेशेंस रखो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में कुछ टाइम आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद चीजें नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगी, आपकी नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन जाएगा ये, है ना। ओके, तो डिस्काउंट को भी इन्होंने, डिस्काउंट तो पता आपको क्या होता है, कोई भी सामान कम वैल्यू में परचेज कर लेना, है ना, आप बार्गेनिंग करके जो कम कराते हो। तो यहाँ पे 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, है ना। अब आप नॉन अकाउंट से बंदे को पता ही नहीं होता 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, पता है डिस्काउंट कराया बस मैंने इतना पता उसे, है ना। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है, ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब आपने पूछा एक बंदे से कि भाई मुझे शर्ट खरीदनी, कितने की शर्ट, उसने बोला कि भाई 500 रुपीज की है, ठीक है। भाई मुझे 500 शर्ट खरीदनी है, अपने सारे एम्प्लॉइज को बांटनी है। ओहो 500 शर्ट खरीदनी है आपको, भाई साहब 400 रुपए की लग जाएगी एक शर्ट।
इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि जब आप किसी चीज की हैवी बल्क क्वांटिटी में खरीदते हो या फिर बार्गेनिंग करके पैसा कम कराते हो, उसे हम बोलते हैं क्या, ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन ये बताने का मेन रीजन ये है, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, बस माइनस करते हैं। कम ऑन, कीवर्ड क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते, याद रखना, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है कैश डिस्काउंट, है ना। कैश डिस्काउंट कौन सा होता है, कैश डिस्काउंट वो होता है अगर मान लो मैं किसी बंदे को टाइमली पेमेंट करता हूं, है ना, मैंने किसी बंदे को 3 महीने का टाइम दिया था, मैंने 2 महीने बाद पेमेंट लेके पहुंच गया कि लो भाई आपकी पेमेंट कर देता हूँ, वो बोला रहे भाई तुम जल्दी आ गए, तुम वेरी गुड यार, चलो ठीक है 10% डिस्काउंट देता हूँ आपको इंस्टेंटली। यानी जब आप कोई सामान कैश में खरीदते हो तो दुकानदार खुश हो जाता है, ऑन द स्पॉट खरीद रहा है, आपको एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट देता है, यानी कैश डिस्काउंट आपको मिलता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये डिस्काउंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना, कैश डिस्काउंट को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। कैश डिस्काउंट कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट मिलता है। अरे वाह सर, समरी होके बिल्कुल क्लियर हो गया, एकदम घोटा हमने और पी लिया सारा का सारा। चलो भाई ओके, डेटर भी ठीक है, जिसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट। रिसीवेबल यानी कि मान लो मैंने अपना एक सामान, जैसे कि मैं स्टेशनरी का बिजनेस करता हूँ, चलो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करता हूँ, है ना, इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में एक वॉशिंग मशीन एक अपने कस्टमर को बेची, है ना, कस्टमर को बेची, ठीक है, उधार पे, कैश में नहीं बेची, उधार में। उसे हम मेरे लिए, हमारे बिजनेस के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की कंपनी है उसके लिए वो कस्टमर क्या है, डेटर है ना। डेटर कौन होता है, जो हमें फ्यूचर में पैसे देके जाएगा, 3 महीने बाद आएगा और पैसे देके जाएगा, कौन है वो, हमारा डेटर है। 3 महीने बाद आएगा, पैसे देके जाएगा, कौन है वो, हमारा डेटर। जब हम अपने सामान को उधार पर बेचते हैं, कैश पे नहीं बेचते, उधार पे बेचते हैं, तो फ्यूचर में जब पैसा देने आता है ना, फ्यूचर पैसा देने आएगा ना, तो ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं, हम डेटर बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ होती है क्रेडिटर, क्या होती है, क्रेडिटर। जब मेरी जो कंपनी है, मेरी जो दुकान है, मेरी जो शॉप है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की, मैंने भी तो किसी से मंगाई होगी वॉशिंग मशीन खरीद के, तो मैंने क्या करा, अपने सप्लायर से वॉशिंग मशीन ले ली मैंने, और मैंने बोला कि भाई 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा आपकी। सप्लायर को पेमेंट करनी, मुझे पेमेंट करनी है, मुझे पेमेंट करनी है फ्यूचर में, बिजनेस को पेमेंट करनी है फ्यूचर में, तो कौन है हमारा, क्रेडिटर। कौन है, क्रेडिटर। अब देखो मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी है, क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारे क्या होगा, इसका मतलब पेमेंट करनी है, पैसा देना है, लायबिलिटी। कम ऑन, क्या बोला मैंने, लायबिलिटी। वहीं फ्यूचर में मुझे पैसा मिलना है, तो कौन है, जिसको हमने सामान उधार में बेचा है उसे पैसा मिलना है, कौन है, डेटर है। और यही डेटर क्या है, फ्यूचर में पैसा मिल रहा है, कैश में कन्वर्ट हो रहा है, एसेट से। लिंक करो चीजों को, लिंक करो, माइंड चलाओ, वीडियो को स्टॉप करो, दोबारा पीछे जाकर देखो, दोबारा देखो, इस वर्ड को दोबारा चेक करो। ऐसा नहीं कि आपने सुना और काम खत्म। आपके माइंड में एक पेंसिल और एक इरेजर हमेशा काम कर रही होती है, ठीक है। उस पेंसिल का काम क्या होता है, जो भी आप पढ़ते हो उसे लिखते 2 मिनट के लिए, और एक साथ इरेजर चलते हो, देखते कि 1-2 घंटे तक बंदे ने उसको रिवाइज नहीं किया, उसको लिखा नहीं कहीं पे, तो उसे इरेज कर देगी। आप 4 दिन बाद करेंगे, मेरे को सब पता है, तो उठा के कोई पूछेगा आपसे कि भाई इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स, उड़ गया दिमाग से। क्योंकि माइंड को बताना पड़ता है कि भाई ये काम की चीजें संभाल के रख, इसे इरेज मत कर। रिवाइज करते तो क्या होता है, माइंड समझ जाता है कि ये चीज हमारे काम की है, ठीक है। चलो भाई, चलो सर यहां तक क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। आपको डेटर समझ में आ गए, कस्टमर जिसको आपने उधार में सामान बेचा, कैश में नहीं बेचा, ठीक है, हो गए आपके डेटर। कस्टमर आपके डेटर हो सकते हैं, जिससे आपने सामान खरीदा उधार में, जिसकी आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। 3 पार्टी हो गए, देखो मैं दुकानदार, इधर कस्टमर, इधर सप्लायर। तो अगर मैंने कस्टमर को सामान बेचा उधार में तो डेटर, क्योंकि पैसा देंगे मुझे फ्यूचर में। अगर मैंने सामान सप्लायर से खरीदा है ना, उसको मेरे को पेमेंट करनी है, तो क्या है मेरे पास, वो क्रेडिटर है और मेरी लायबिलिटी है। चलो सर, वेरी वेरी गुड, क्लियर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छे से भी समझाया। भाई कहाँ धन्यवाद बोल के कहाँ जा रहे हो, अभी कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं, ऐसे भागो मत, काम पूरा करके जाओ, है ना। जिस चीज को हम हाथ लगाते हैं उसको चीड़ फाड़ करके छोड़ते हैं, तो वही आपको काम करना है। अब हमें बात करनी है बैड डेब्ट्स, है ना। कम ऑन, अगला वर्ड क्या है, बैड डेब्ट्स। यानी कि आपने कस्टमर को सामान उधार में बेच दिया, ठीक है, उसने बोला कि भाई 3 महीने बाद अपना एड्रेस वगैरह लिखा गया, 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा।
3 महीने हो गए आप बैठे भाई, बंदे आया नहीं पैसा लेके यार। आप बैठे हो कि बंदा पैसा लेके नहीं आया, आप सोच रहे हो पैसा लेके आया, लेके आना चाहिए, लेके नहीं आया। आपने क्या करा, उसके कार्ड में देखा, उसके एड्रेस से पूछ लिया, उसके एड्रेस से पूछ देखा, ओ भाई साहब ताला लगा हुआ है यहाँ पे, तो है ही नहीं बंदा, लेके गोली चंपत देखा गायब हो गया बंदा, यानी कि पैसा डूब गया। इसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स, यानी कि एनी ड्यू विच इज इररिकवरेबल, ऐसा पैसा जो रिकवर नहीं हो सकता, वो डूब गया पैसा भाई, उसे हम क्या बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक है, एनी ड्यू विच इज इररिकवरेबल, जो आप रिकवर नहीं कर सकते, आपको नहीं मिल सकता वो पैसा डूब, तो उसे हम क्या बोलते हैं बैड डेब्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाला बैड डेब्ट्स वाला। बैलेंस शीट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। उसकी एक साइड का नाम होता है लायबिलिटी, एक साइड का नाम होता है एसेट्स। ठीक है सर, बड़ा बेसिक टर्म थी। बुक वैल्यू क्या होती है सर, बुक वैल्यू जो आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू जो लिखी हुई है ना, फर्नीचर की वैल्यू कितनी लिखी हुई है आपकी बैलेंस शीट में, आपकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, आपकी बैलेंस शीट में प्लांट की वैल्यू कितनी है, आपकी बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, दीज ऑल आर कॉल्ड बुक वैल्यू। ठीक है सर, क्लियर हो गया। ये छोटे छोटे टर्म है, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना इस पे। ठीक है, अब आपके पास एक टी शेप अकाउंट होता है, जैसे कि अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, अब वीडियो में आ रहा हूं नहीं आ रहा पूरा, ऐसे खड़ा हो गया मैं, तो इसे बोलते हैं टी शेप अकाउंट, यानी कि इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में आपके अकाउंट बनते हैं, क्या बनते हैं, अकाउंट, टी शेप में अकाउंट बनते हैं। तो टी शेप के अकाउंट में जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, आपकी रजिस्टर में जब आप बनाओगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड होगी और राइट हैंड साइड पे आपकी क्रेडिट साइड होगी। तो इसे बोलते हैं क्रेडिट और डेबिट। क्लियर है? हाँ सर क्लियर हो गया। डेप्रिसिएशन क्या होती है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में फॉल आ जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जैसे आपने आपके हाथ में मोबाइल, आप वीडियो देख रहे हो, आपने कितने का मोबाइल लिया था, सर हमने 10,000 का लिया था, हमने 15,000, हमने 20 का लिया था, हमने 40 का लिया था, लेकिन आज इसकी वैल्यू कितनी रह गई है सर, 50% रेट रह गया है। कहाँ गई भाई, कोई चुरा के ले गया, आपको फोन का आधा हिस्सा तोड़ के ले गया कोई, नहीं, वैल्यू कैसे कम हो गई। ठीक है, आपके पास जो मोबाइल आपकी फिक्स एसेट्स है वो, उसकी वैल्यू कम हो रही है डे बाय डे, तो इसी को बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों लगती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, आपका पुराना मोबाइल हो चुका है, वियर एंड टियर, कुछ टूट फूट हो गई, कुछ स्क्रैच आ गए उसके ऊपर। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेट हो गया, पहले सिंगल कैमरा था, ड्यूल कैमरा, ट्रिपल कैमरा, क्वाड 4 कैमरा आ गए। ठीक है, फ्रंट में फ्लैश आ गया, ये फ्लैश आ गया, स्नैपड्रैगन चेंज हो गया, तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, तो ऐसे पुराने सामान की वैल्यू कम हो रही है। तो डेप्रिसिएशन मींस क्या हो गया, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इट इज आवर नॉन कैश एक्सपेंडिचर। अब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पूरा चैप्टर आएगा आपके पास। अब मे भी चैप्टर नंबर 14 अभी चेक करता हूं आपके इंडेक्स में, चैप्टर नंबर 14 आपके पास कौन सा है, चैप्टर नंबर 14 आपका डेप्रिसिएशन है, बिल्कुल ठीक बात है। 14 चैप्टर आपका डेप्रिसिएशन आएगा, पूरा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो इतनी आगे की बात आज करूंगा तो थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। हाँ सर, इसीलिए आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही कुछ चीजें। ठीक है, इसके बाद करते हैं एंटिटी, जो मेरी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बिजनेस का जो नाम है ना, मैंने रजिस्टर करा रखा है मान लो, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटिटी, है ना। रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज इंडस्ट्री, मारुति, होंडा, ये सब क्या है, एंटिटी, जितने भी कंपनी नाम आप देख रहे हो। इसके बाद बात करते हैं हम सोलवेंट क्या होता है और इनसोलवेंट क्या होता है। सोलवेंट बंदा उसे बोलते हैं जो अपनी ड्यूज को पे करने के कैपेबल है, एनी पर्सन हु इज कैपेबल टू पे हिज ड्यू, है ना। मेरे को किसी बंदे की 50,000 रुपये चुकाने, मेरे पास 50,000 रुपये पड़े हैं उसके पे करने के लिए, तो मैं सोलवेंट हूँ। ठीक है, मेरे को किसी बंदे के 50,000 रुपये चुकाने, वापस करने हैं, मेरे पास तो है नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, जेब देखी उल्टी करी, कुछ भी नहीं है, खत्म, तो मैं क्या हो गया, इंसोल्वेंट। एनी पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज ड्यू, जो बंदा अपने ड्यूज को पे नहीं कर सकता उसे हम क्या बोलते हैं, इंसोल्वेंट। और जो बंदा इंसोल्वेंट हो जाता है, ऐसे ही पैसे को हम बैड डेब्ट्स बोल देते हैं। चलो सर, यहां तक क्लियर हो गया, तो इसी बात पे हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं हर एक कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखो बस प्रेशर डाल के बोल रहा हूं इस बात को, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद।